अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। आज के सबसे पहला टॉपिक ये है कि हमने रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग देखने हैं कि हम अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं तो उसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, वो आज वन बाय वन हम देखेंगे। तो ये एक डॉक्टर एंजला है जो डेवलपर ही हैं और बहुत ज़्यादा उनका यूट्यूब में कोर्स भी बिकता है, सेल होता है और बहुत अच्छे उसके रिव्यूज़ भी हैं। उन्होंने कुछ 12 रूल्स बताए थे अपने कोर्स के स्टार्ट में जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो मेरा दिल था कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। सबसे पहला जो हमारा रूल है, हम रूल नंबर 1 पे चलते हैं। जो सबसे पहला हमारा रूल है वो है ट्रिक योर ब्रेन विद द 20 मिनट रूल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने अपने दिमाग को एक 20 मिनट का टाइमर देना है। ठीक है, जिसके अंदर आपने अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए जो डॉक्टर एंजला के हैं अल्फाज या जो भी वो कह रही हैं उसका मैं आपको समरी बता देता हूँ कि कोडिंग सीखने से पहले सबसे सबसे पहला जो कोडिंग सीखने में अहम रूल है, यानी प्रोग्रामिंग सीखने में या प्रोग्रामिंग करने में, वो है कि आप 20 मिनट रूल से काम चलाना है आपने। उसमें क्या सीन है कि इसका मतलब ये है कि 20 मिनट रूल के लिए आपने कोडिंग करनी है। 20 मिनट के लिए यानी कि आपने कोडिंग करनी है, हमें 20 मिनट का इरादा करना है कि 20 मिनट के लिए मैं कोडिंग करने लगा हूँ। ठीक है, और सबसे हल्का फुल्का जो भी आसान काम है वो आपने कर लेना है। फिर छोटा सा आपने एक गैप लेना है उस 20 मिनट के बाद, और इसी तरह आपने दोबारा 20 मिनट का काम करना है, फिर थोड़ा सा गैप लेना है, फिर 20 मिनट का काम करना है। यानी आप कहें कि मैं 4 घंटे से कोडिंग कर रहा हूँ, वो भी ठीक है, लेकिन जो रिकमेंडेड चीज़ है मैं वो बता रहा हूँ कि आपने 20 मिनट के लिए आप एक टास्क दें अपने आप को, ये चीज़ मैंने 20 मिनट में कवर करनी है। आपने कवर कर ली, अब दोबारा 2-3 मिनट का आप एक गैप लें और वक्फा लें, बेशक स्क्रीन बंद कर दें, और फिर 20 मिनट का दोबारा से एक कोडिंग टास्क दें अपने आप को, और दोबारा से 20 मिनट का ऐसे ही करते जाएं, सॉन बीच में वक्त लेते जाएं। और इससे होगा क्या कि जो आप 20 मिनट के अंदर काम करेंगे ना, वो ज्यादा अच्छा भी होगा, इफेक्टिव भी होगा। ठीक है, उसमें आपकी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। क्यों? क्योंकि आप एक फ्रेश माइंड के साथ दोबारा से स्टार्ट लेंगे और आप अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहे हैं कि मैंने ये 20 मिनट में करना है, और फिर मैंने वक्फा लेना है, फिर मैंने 20 मिनट में करना है। तो इससे बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ेगा आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी और आपकी एक्यूरेसी पे भी, कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो ये है, दूसरा रूल हमारे पास ये है कि कोड फॉर अ पर्पस, हैव अ प्रोजेक्ट। यानी आपने एम ही कोड नहीं करते जाना, बस कोड करते जाएं, एम ही कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। जैसे आप आपको एक लूप्स पता लगा, एक लूप्स भी होती हैं जावास्क्रिप्ट में। अब आप क्या कर रहे हैं, आप लूप्स के ऊपर प्रैक्टिस कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा, आपने एक अपने आप को प्रोजेक्ट लेना है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो एक बेशक छोटा सा प्रोजेक्ट ले लें जिसमें लूप्स का कोई काम हो, और उस प्रोजेक्ट पे फिर आप वर्किंग करें। अब साथ साथ आपका प्रैक्टिस प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, और आपको वो जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलपमेंट में कैसे यूज करना है वो बहुत ज्यादा क्लियरली पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ प्रैक्टिस कर ही जा रहे हैं, कोडिंग कर ही जा रहे हैं और कोई चीज बन नहीं रही। ठीक है, इससे होगा क्या, एक सेल्फ अचीवमेंट आपके अंदर आएगी कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने ये चीज अकॉम्प्लिश की है। ठीक है, तो आपने जो आइंदा जब प्रैक्टिस करनी है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद आपने आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट लेना है। आपको नहीं समझ आ रही है, आप चैट जीडीपी से पूछ लें कि मैंने लूप्स को प्रैक्टिस करना है, उसके लिए मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन कर दो। आप गूगल कर लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन आपको प्रोजेक्ट बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे, और उसको फिर आप यूज करें और उसका एक प्रोजेक्ट रेडी करें। तो आपके पास एक पर्पज होना चाहिए कोडिंग करने के लिए, ना कि आप बस एम ही हवा में प्रैक्टिस करी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास तीसरा रूल है, देर इज नो परफेक्ट लैंग्वेज टू लर्न। यानी कि आप कहें कि मैं ये वाली लैंग्वेज सीख लूँ, ये 100% परफेक्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आपको 100% हर फील्ड में काम आएगी। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट अगर सीखते हैं वो डेवलपमेंट में काम आएगी, उसके फ्रंट एंड में, उसके बैक एंड में, और भी बहुत सारी जगहों पे। पाइथन सीखते हैं वो आपको ऑटोमेशन में मैक्सिमम काम आएगी, डेवलपमेंट में भी लेकिन काम आ सकती है। ठीक है, सी प्लस प्लस सीखते हैं वो डिफरेंट ऑपरेशन में अलग से यूज हो रही है। फ्लटर सीख रहे हैं, प्लस सीख रहे हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो इसका आपके पास कोई भी स्पेसिफिक आंसर कभी भी नहीं मिलेगा कि यार ये वाली सीख लो, ये सारी जगह यूज होती है। नहीं, आप अपनी देखें, आपने किस फील्ड में जाना है, अपने डेवलपमेंट में जाना है, आप जावास्क्रिप्ट सीख लें, ऑटोमेशन में जाना है, आप पाइथन सीख लें। जो भी एक बार सेलेक्ट करने के बाद
उसको सीख लें। ठीक है, आप उसका वेट ना करें कि मुझे कोई परफेक्ट लैंग्वेज मिलेगी तो मैंने सीखना है। आप बस सीखना शुरू करें। जब आपको वो एक लैंग्वेज आ जाएगी तो उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं, यानी उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। आपने वो फायदे यूज करने हैं और उसके साथ अपना काम करना है। हाँ, अगर आपने स्विच करना है, आप डेवलपमेंट से आप ऑटोमेशन वाली तरफ जा रहे हैं, तो आपको पाइथन सीखना लाजमी है। फिर आप पाइथन भी सीख लेंगे, लेकिन जब आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली होगी तो पाइथन सीखना बहुत ज्यादा आसान होगा। इसलिए आप वेट ना करें किसी भी चीज का, बल्कि आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है, अपनी फील्ड चुनें और फिर शुरू कर दें। वेट ना करें कि मुझे कोई परफेक्ट लैंग्वेज मिलेगी, मैं उसी को ही परस्यू करूंगा और उसी को ही लर्न करूंगा। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे जो हमारा रूल है वो है नंबर 4 पे, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग। यानी कि ये मेरा सबसे फेवरेट रूल है इस 12 रूल में, और मैं ये काफी अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ जब वो सीख रहे होते हैं। सपोज आप किसी कोर्स को कॉपी कर रहे हैं, कहीं किसी का प्रोजेक्ट क्लोन कर रहे हैं, किसी ट्यूटोरियल से देख के लिख रहे हैं, किसी वेब से देख के लिख रहे हैं, चैट जीडीपी से देख के लिख रहे हैं, गूगल से लिख रहे हैं, स्टैक ओवरफ्लो से लिख रहे हैं, जहां से भी कॉपी कर रहे हैं कोई मसला नहीं, कर लें। मसला ये है कि वो जो आप कॉपी कर रहे हैं वो आपको समझ आनी चाहिए कि आप एक्चुअल में कॉपी कर करें, यानी जो एक्चुअल राइट कर रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं। क्योंकि देखें, आप टाइपराइटर नहीं है जो आप लिखी उधर से देखा और लिख लिया, आप प्रोग्रामर हैं। तो प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में लिख क्या रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हो भी जाए विषय उससे काम, तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका ये एक रूल होना चाहिए, ठीक है, कि आपने जो चीज लिखी है वो एक एक लफ्ज आपको समझ आ रहा है कि मैंने एक्चुअल लिखा क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, उसके फ्रंट एंड पे क्या हो रहा है। यानी एक उसका क्लियर क्रिस्टल होना चाहिए कि आपने ये चीज लिखी क्यों थी। एम ही बस उधर आ गया चैट जीडीपी ने बता दिया तो नहीं लिखना। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने जो भी लिखना है आपको पता होना चाहिए आप एक्चुअल में लिख क्या रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी, इट्स ओके टू नॉट नो। यानी कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो इट्स ओके, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है आपको अगर नहीं पता, कि हर कोई शुरू में बिगिनर होता है, स्टार्ट कर रहा होता है। तो अगर आपको नहीं पता कि वो चीज कैसे होनी है तो आप उसका सवाल पूछें, उसका इशू रेज करें, उसको गूगल करें, उसको चैट जीपीटी से पूछें, जैसे मर्जी करें, लेकिन आपने उसका सवाल पूछना है। कि ना कि ये आप इसमें हो जाए कि यार मुझे ये चीज पता नहीं थी, मैं पूछूं ना पूछूं, कोई मसला नहीं है। इट्स ओके टू नॉट नो। आप उसको पूछेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। किसी को भी सारी चीजें शुरू में नहीं पता होती, वो पूछ पूछ के ही आगे बढ़ता है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपने, ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हैं, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, लॉजिक समझ नहीं आ रही कैसे बनानी है, तो आप अपने सीनियर से या आप गूगल से मदद ले सकते हैं, इसमें कोई भी मसला नहीं है। छठे नंबर पे जो हमारा रूल है वो है बी अ कॉपी कैट। अब कॉपी कैट का मसला मतलब ये है कि आपने कॉपी करना है। अब क्या कॉपी करना है? जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने आपसे अच्छी वेबसाइट्स ऑलरेडी बना ली हैं, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं या एप्स बना ली हैं, तो आप उनका कोड देखें, उसको समझें, उसको प्रॉपरली समझें और फिर उसी तरह का कोड लिखें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अच्छी लॉजिक्स यूज की होंगी, उन्होंने ऑलरेडी एक ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखा होगा। ठीक है, जिसको आप खुद से नहीं लिख सकते। जब तक आप खुद किसी का देखना लेंगे अच्छा ऑप्टिमाइज कोड होता क्या है, आप उसको देखेंगे नहीं तो आप लिख नहीं सकते। ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं आपको कहूँ ये 1 2 3 करो और आपको ऑप्टिमाइज कोड करना आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको ये अच्छा कोड देखेंगे तो आप अपना वाला और उसके साथ कंपेयर करेंगे, अच्छा यार इस तरह, इसको इस तरह भी कर सकते थे, तो फिर आप उसको लिखेंगे। तो आपने आपने कॉपी कैट बनना है इस सेंस में, ये नहीं कि सिर्फ कॉपी करना है, पहले समझना है, कोड को समझना है, फिर उसको क्लोन करना है, ताकि आपके आंखों से भी गुजर जाए और हाथों से भी गुजर जाए कि आपने एक्चुअल में अच्छा कोड लिखना कैसे। तो आप किसी भी सीनियर से उनका कोई प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मंगवा सकते हैं या कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट अगर वो आपको दे दें, वो आप ले सकते हैं। और गिटहब पे वैसे ओपन सोर्स में बहुत सारा कुछ पड़ा होता है जिसमें से आप प्रोफेशनली किसी भी डेवलपर का कोड ले सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और बाद में उसको क्लोन भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, 7वें नंबर पे हमारे पास है बी अकाउंटेबल। 7वें नंबर पे हमारे पास जो रूल है वो है बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब ये है कि आपने कोई, आपके पास कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आपने जवाब देना है। जब आप ये सीख रहे हैं ना तब, या आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने, उससे होगा क्या कि आपने, आपको टास्क मिला हुआ है जी, आपने ये 4 दिन में बनाना है। अब वो 4 दिन में देना भी है, ये नहीं कि उसको 4 हफ्ते लग गए, कोई फायदा नहीं फिर उसको बनाने का। इसलिए आपने अपना कोई मेंटोर बना लेना है, अपना कोई टीचर बना लेना है,
कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, कोई ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जिसको आप जवाबदेह हों, ताकि आप उसमें अपनी प्रोग्रेस कर सकें। अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसमें आप जवाबदेह नहीं है, तो आप कोई प्रोग्रेस उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपने किसी को मेंटोर बना लेना है या किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है जहां आप अपनी पोस्ट कर दें या दिखा सकें अपना काम। इसमें मैं अपना ऐड कर देता हूँ कि हमने इंटर्नशिप शुरू की है 2-3 दफा। उसमें हम ग्रेजुएट्स भी लेते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स भी लेते हैं, फ्रेशर्स भी लेते हैं, और उसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और वो अनपेड इंटर्नशिप है उसमें। लेकिन हम सिखा रहे हैं, उसमें हम बताते हैं कि आपने ये 2 हफ्तों में ये चीज़ सबमिट करवानी है, ये 1 हफ्ते में चीज़ सबमिट करवानी है। ठीक है, तो वो हम करवा रहे हैं, आप भी उसमें पार्ट ले सकते हैं जब नेक्स्ट बैच शुरू होगा। अभी ऑलरेडी बैच चल रहा है, तो इसी तरह आप और भी किसी भी इंटर्नशिप में जा सकते हैं। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, आप स्मैश कोड कम्युनिटी के नाम से फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप अपना जो आपने टास्क बनाया है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी एक और साइड पे भी आती है कि अब आपने चीज बना ली, अब वो गलत है ये सही आपको कैसे पता चलेगा जब तक कोई चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो या तो आप कोई मेंटोर बनाएं या कोई कम्युनिटी और ज्वाइन करें। अगर नहीं है तो स्मैश कोड कम्युनिटी फेसबुक पे आपको पेज मिल जाएगा, ग्रुप मिल जाएगा, मैं कमेंट्स में भी पिन कर देता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपने कुछ भी बनाया आप प्रैक्टिस करें, तो हमारी टीम या मैं खुद वो चेक करूंगा और उस पर जो भी फीडबैक होगी वो आपको देंगे। लेकिन इसके अलावा भी आपने इस पर नहीं ज्वाइन करना, तो किसी को भी अपना मेंटोर रखें, किसी सीनियर को रख लें अपनी यूनिवर्सिटी में से, या जो भी आपकी फील्ड में हो उसमें से किसी भी सीनियर को भेज दिया, हफ्ते बाद अपना काम भेज दिया, अगला काम उससे पूछ लिया। ठीक है, कीप लर्निंग 8वां रूल है हमारे पास, कीप लर्निंग। कीप लर्निंग का मतलब ये है कि आपने कभी भी बस नहीं कर देनी कि अच्छा जी मुझे अब सब कुछ आ गया। आपने सीखते रहना है, सीखते रहना है, और आगे से आगे बढ़ते रहना है। आपने एक चीज सीख ली फिर दूसरी पे मूव ऑन कर लें, दूसरी सीख ली तो तीसरी पे मूव ऑन कर लें। आप कहें कि आपको इस फील्ड में सारा कुछ आ गया, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो आपने हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी, और आपका एक लर्निंग का एक टाइम होना चाहिए। बेशक आप फ्रीलांसिंग में आ गए हैं या जॉब में आ गए हैं जो भी, लेकिन आप अपने आप को एक टाइम दें, बेशक वो संडे का दिन हो या बेशक वो घर जाने के बाद, ऑफिस के बाद आधा घंटा 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग कर रहे हो, ग्रोथ के लिए। ठीक है, ताकि एक जो जॉब चल रही है या जो आपका बिजनेस चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, जब आप लर्निंग करेंगे। अगर आप लर्निंग रोक देंगे तो फिर वो चीज नहीं आएगी। तो ये आपने 8वां रूल हमेशा याद रखना है कि लर्निंग कभी नहीं छोड़नी। अच्छा जी, 9वां रूल है प्ले फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल नहीं खेली, मैं मजाक कर रहा था। फुटबॉल से मुराद ये है कि आपने जब कोडिंग करनी है तो उसमें ब्रेक्स लेनी है। जैसे शुरू में मैंने एक रूल बताया था 20 मिनट रूल, तो इसमें भी ऐसे ही है कि आपने कोडिंग करते हुए बीच में ब्रेक्स लेनी है, और कोई डिफरेंट एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट जब एक्टिविटी वो हो जिससे आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है, किसी को मोबाइल स्क्रॉल करते हुए रिलैक्सेशन होती है तो वो कर ले, किसी को कोई आउटडोर गेम करनी है तो वो कर ले। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश होगा। ठीक है, वो फ्रेश होगा दोबारा से, और जब आप माइंड फ्रेश के साथ दोबारा कोडिंग के लिए जाएंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट ला देगा, बजाय इसके कि आप लगातार कोडिंग करते जाएं, उसमें आपको इतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आप ब्रेक्स लिया करें, और ताकि आपकी जो एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, 10वां रूल है, ये हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस किया कि गेट अ मेंटोर। जैसे कि मैंने पहले कहा था बी अकाउंटेबल, तो उसमें भी यही था कि आपने किसी कम्युनिटी को या किसी मेंटोर को ज्वाइन करना। तो ये दोबारा आ गया, इसका मतलब है इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसमें भी यही है कि आपने किसी को मेंटोर रखना है जिससे आप सीख रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो, हर फील्ड में आप सेल्फ लर्निंग नहीं भी कर सकते, और हर कोई भी सेल्फ लर्निंग नहीं कर सकता। आप बहुत अच्छे हैं, आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 1000 में से कोई 1-2 बंदे ऐसे होते हैं नहीं कर सकते। तो आपने एक मेंटोर लेना है, ठीक है, और उसकी मेंटोरशिप में आपने वो चीज सीखनी है, उसको दिखानी है, उसको प्रोग्रेस दिखानी है, उससे टास्क लेने हैं। ठीक है, तो ये तरीका कार होता है। उसके लिए आप किसी भी इंटर्नशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी इंटर्नशिप अवेलेबल होती हैं, ऑन साइट भी और रिमोटली भी। और इसी तरह आप बाकी किसी कम्युनिटी को, जो ऑनलाइन कम्युनिटीज हैं, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी प्रोग्रेस शेयर कर सकते हैं, उनसे नेक्स्ट काम ले सकते हैं, ताकि आपका काम भी चलता रहे, लर्निंग भी चलती रहे, और आपको पता लगे कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब आपने 4 साल लगा दिए हो, आपको पता ही नहीं कि आपने क्या सीखा, या आप किसी के अकाउंटेबल ही नहीं थे, आपने शायद गलत चीजें सीख ली हो, जो चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हो। ठीक है, तो ये इसका है कि आपने किसी को मेंटोर लाजमी रखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 11वां जो है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ चंकिंग। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास एक इतना बड़ा पीस है ना, तो आपने उसके छोटे छोटे पीस कर लेना।
उससे क्या होगा, उससे आप वो छोटे छोटे पीस इजीली क्लियर कर लेंगे। अगर आप उस बड़े पीस को सॉल्व करने गए तो वो नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अपने डेवलपमेंट में अगर इसको लेकर जाएंगे प्रोग्रामिंग में, तो आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि सपोज करें कि आपने एक डाटा भेजा डेटाबेस को और वो वापस नहीं आ रहा, वो फेच कर रहे हैं हम, डाटा चले गया है लेकिन फेच कर रहे हैं और फ्रंट एंड में शो कर रहे हैं, वो शो नहीं हो रहा। ठीक है, एरर्स आ रहे हैं, जो भी मसला है। तो आप उस पूरी प्रॉब्लम को पहले पार्ट्स में डिवाइड करें कि जब हम भेज रहे हैं उसको अलग कर लें, उसमें पहले चेकिंग करेंगे कि उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। फिर हम जब मंगवा रहे हैं तो उसको देखेंगे, पहले तो सारा डाटा आ रहा होता है। ठीक है, मतलब एपीआई से अगर आप लेके आ रहे हैं उस एंड पॉइंट का, अब उसमें से हमने सिर्फ अगर प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, प्रोडक्ट में 10 चीजें हैं, हमने टाइटल ही शो करना है सिर्फ। तो पहले तो आप कंसोल करा के देखेंगे सारा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये एक अलग पार्ट हो गया। सारा डाटा आ रहा है तो उसमें से फिर आप डिजायर्ड प्रोडक्ट तक जाएं कि यार ये वाली आईडी की आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद उसका टाइटल, ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी एग्जांपल हो सकती है, पर पार्ट्स में डिवाइड करें अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी लर्निंग को, अपनी प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर छोटे छोटे हिस्सों में उसको सॉल्व करें और कंप्लीटली फिर वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपने इसको भी, इस इंपॉर्टेंट रूल को भी याद रखना है कि अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो हमारा जो 12वां रूल है, हमारा 12वां रूल है ब्रेक समवंस एल्स कोड। अब उसमें क्या सीन है कि आपको, आप जब किसी के बग सॉल्व करते हैं ना, सपोज आपका कोई जूनियर है और आपने उस कोड को लिया, या आपका कुलीग है, जरूरी भी नहीं है कि जूनियर हो, आपके मतलब जितनी आपकी स्किल है उसकी भी उतनी स्किल है, अब आप उसके कोड में बग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना आपने उस चीज से सीखना है ना, उतना आप किसी ना कोर्स से सीख सकते हैं, ना आप कोई असाइनमेंट बना के सीख सकते हैं, जितना आपने उससे सीखना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी और का जो कोड है उसको ब्रेक करें, उसको समझें कि क्या एरर है, क्यों है, पहले तो आप कोड समझेंगे, फिर एरर समझेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ये 3 स्टेप्स में काम होगा। ठीक है, पहले एक्चुअल देखेंगे हो क्या रहा है, फिर मसला कहाँ से आ रहा है और फिर उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। तो ये बहुत बड़ी एक लंबी सी चीज हो जाती है, इसको हमने चंक्स में, जैसे हमने लास्ट शूल में देखा, डिवाइड करेंगे और उसके बाद उसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रूल है और इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ये थे जी हमारे 12 रूल्स, और ये सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो इसके मुतालिक भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें कमेंट्स के अंदर ही। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।